हम आपको अंदर लेकर चलेंगे, दिखाएंगे किस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, ये एबल्ड स्टूडेंट्स को किस तरह ये काबिल बना रहे हैं। किस तरह मैनेज करते हैं आप ऐसे स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट को, किस किस तरह की क्लासेस दी जाती हैं यहाँ? कि अकॉर्डिंग टू देयर डिफॉर्मिटीज़ हम उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सच एज फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, अर्ली इंटरवेंशन। ये इंस्टीट्यूशन हमने 1999 में शुरू किया था और उस वक्त पंजाब के अंदर पर्टिकुलरली स्टेट में कोई भी अवेयर नहीं थी सेरिब्रल पल्सी पेशेंट्स के बारे में। नमस्कार, SMZ न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं आशीर्वाद NGO की तरफ से ये एक स्कूल, ये इंस्टीट्यूट बनाया गया है। यहाँ लगभग 20 से 23 साल हो गए हैं इस इंस्टीट्यूट को चलाते हुए। यहाँ पे स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स को टीच किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, उनको चलने फिरने की, बात करने की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो अपनी लाइफ नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह, नॉर्मल बच्चों की तरह जी सके। यहाँ पे 3 साल से लेकर आगे ऊपर जितने मर्जी साल तक के स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं एज अ स्टूडेंट। वहाँ पे इनको टीचिंग सिखाई जाती है, आर्ट एंड क्राफ्ट सिखाए जाते हैं, वोकल ट्रेनिंग दी जाती है, फिजियोथेरेपिस्ट मौजूद है बाकायदा यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए। हम आपको अंदर लेकर चलेंगे, दिखाएंगे किस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, ये एबल्ड स्टूडेंट्स को किस तरह ये काबिल बना रहे हैं। चलिए बात करेंगे हम आशीर्वाद NGO से जुड़े हुए लोगों से, किस तरह काम करते हैं। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरती वर्ड्स है, आई एम वर्किंग हियर एज अ मैनेजर। किस तरह मैनेज करते हैं आप ऐसे स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट को, किस किस तरह की क्लासेस दी जाती हैं यहाँ पे? बेसिकली हम सबसे पहले असेसमेंट करते हैं हर एक स्टूडेंट की, अकॉर्डिंग टू देयर डिफॉर्मिटीज़ हम उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सच एज फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, अर्ली इंटरवेंशन। अर्ली इंटरवेंशन 0 to 6 एज के स्टूडेंट्स के लिए होता है, जिसमें हम प्री राइटिंग स्किल्स, ADLs एंड अदर एक्टिविटीज़ कराते हैं। हमारा मेन मोटिव यही है कि हम उनको मेन स्ट्रीम करें। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम NIOS एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हमारे पास वोकेशनल यूनिट है जिसमें 4 हेड्स हैं, जैसे स्टिचिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, कुकिंग, बेकिंग एंड कंप्यूटर ट्रेनिंग। टोटल स्टाफ कितने मतलब काम कर रहे हैं यहाँ पे? हमारे पास टोटल 10 स्टाफ मेंबर्स हैं जो कि 1-on-1 इंटरेक्शन होता है जिनका, एंड असिस्टेंट हमारे 5 to 6 हैं। कितना समय लग जाता है एक स्टूडेंट को इस लेवल तक पहुँचाने में जहाँ वो अर्निंग कर सके, काम कर सके? जैसे कि हम स्टिचिंग की ही बात करें, वोकेशनल यूनिट की, हमें 3 to 4 months लगे हैं। जैसे कि अमृत ही है जिसका बेसिक बिल्कुल भी पेरेंट्स को भी क्लियर नहीं था कि वो स्टिचिंग कर पाएगा, लेकिन 3 months में वो इतना परफेक्ट हो चुका है स्टिचिंग के लिए कि ये टेक्निकल जो हमारे किट्स भी हैं जो कि जिपर के साथ हैं वो भी स्टिच कर पा रहा है अभी, और इसकी एम्ब्रॉयडरी भी बहुत ही अच्छी है। एबिलिटी को पहचानना बहुत बड़ी बात होती है। किस तरह आप लोग स्टूडेंट्स की एबिलिटी को पहचानते हैं कि ये क्या चीज़ बेटर कर सकता है? हमारा स्टार्टिंग ही यहीं से होती है। जब हम असेसमेंट करते हैं हम उनकी डिसेबिलिटीज़ नहीं, उनकी एबिलिटीज़ चेक करते हैं कि उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। जिस चीज़ में उनका इंटरेस्ट होता है, कि चाहे स्टिचिंग है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, एजुकेशन है, हम उसी को ही पॉलिश करते हैं। फिर स्टूडेंट की एज की बात करेंगे हम, कितने से कितने एज तक के स्टूडेंट हैं यहाँ पे? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अर्ली इंटरवेंशन में 0 to 6 एज के स्टूडेंट्स हैं, तो उसके बाद 6 to 30 ऑनवर्ड्स तक हमारे यहाँ पे आते हैं सर्विसेज। जैसे हम स्पीच थेरेपी की बात करेंगे, एबल स्टूडेंट्स को स्पीच थेरेपी देना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम होता है, तो कितने ब्रेक लेते हैं जो टीचर्स होते हैं इस चीज़ के लिए? ब्रेक कैसे? ब्रेक मीन्स एक स्टूडेंट को सिखा के उसके बाद कितना टाइम उनको ब्रेक चाहिए होता है सेकंड स्टूडेंट की क्लास के लिए? हमारा 1-on-1 सेशन होता है, चाहे वो फिजियोथेरेपी यूनिट है या स्पीच थेरेपी यूनिट है। 40 to 45 मिनट्स का हमारा एक सेशन होता है। तो इतना सेशन के बाद ही हम नेक्स्ट स्टूडेंट स्टार्ट करवाते हैं, सो दैट कि उनको इंडिविजुअल इंटरेक्शन मिल पाए। ये सारे जो पीछे हमारे बैग्स लगे हुए हैं ये सभी स्टूडेंट्स ने ही बनाए हैं। अब हम मैम से जानना चाहेंगे आखिर क्या मैसेज आप देना चाहती हैं हमारे दर्शकों को?
हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि कोई भी स्टूडेंट जो है वो हम उनकी कैपेबिलिटीज़ देखें सभी स्टूडेंट्स की, सो दैट कि वो उनकी जो कैपेबिलिटीज़ को हम पॉलिश करते हैं, वो अर्न कर सके। हम किसी को भी ऐसे नहीं देखते बच्चा आ रहा है या कुछ कर नहीं पा रहा, हम सिर्फ यही देखते हैं वो क्या कर पाएगा, तो हम उसको उसी में ही उसी स्किल्स को उनकी डेवलप। हम अभी खड़े हैं फिजियोथेरेपी एरिया में, जहाँ पे डॉक्टर सर हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर सचिन है एंड मैं यहाँ पे पिछले 2 साल से एज ए फिजियोथेरेपिस्ट जॉब कर रहा हूँ। किस तरह की प्रॉब्लम्स आती है स्टार्टिंग में जब एबल स्टूडेंट आते हैं एज अ फिजियोथेरेपिस्ट? आपको किस तरह की दिक्कतें आती हैं? देखो, हमारे पास बच्चे आते हैं सेरेब्रल पॉल्सी के, ऑटिज़म के एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी के। तो मेनली इन बच्चों में ये प्रॉब्लम होती है कि जब भी ये आते हैं तो इनके या तो पैर फुट मूवमेंट्स नहीं होती, लेग मूवमेंट्स नहीं होती, आर्म में इनके प्रॉब्लम्स होती है, जिनकी वजह से ये वेरियस प्रॉब्लम्स के साथ जूझते हैं। यही मेन इशू होता है कि ये चल नहीं पाते, तो चलना भी मुश्किल होता है और एक्टिविटी जो डेली रूटीन के लिए चाहिए होती है वो भी करने में ये असमर्थ होते हैं। इसलिए हमारा जो मेन मोटिव होता है कि इनको एक्सरसाइज के साथ सिर्फ एक्सरसाइज के साथ ठीक करें, ताकि ये बच्चे दोबारा अपनी नॉर्मल लाइफ में आ सकें। चलने फिरने में जिनको दिक्कतें होती है एक्सरसाइज के थ्रू, क्या वो एबल हो पाते हैं कि धीरे धीरे वो फुट स्टेप्स पकड़ने लग जाते हैं? देखिए, बात ये है कि जो इंडिपेंडेंट वॉकिंग है वो मतलब 70 to 80% तक आ जाती है एंड देन उसके आगे जो विद परफेक्शन जो आती है वो विद एक्सपीरियंस के साथ आती है। जैसे जैसे बच्चा प्रैक्टिस करता रहता है वो परफेक्शन आनी शुरू हो जाती है इसमें। किस तरह हैंडल करते हैं आप ऐसे स्टूडेंट्स को? देखिए, हमारे पास 3 महीने से लेके 30 साल तक के बच्चे आते हैं, ठीक है। तो जैसे बच्चे हैं उनकी एक्सरसाइज भी अलग होती है, उनको विद प्लेफुल एक्टिविटी कराते हैं ताकि उनका जो फोकस बना रहे एक्सरसाइज में। जो बड़े हैं उनकी एक्सरसाइज अलग होती है क्योंकि उनको कमांड अलग देनी पड़ती है, उनकी थोड़ी एक्सरसाइज हार्ड होती है जो बड़े बच्चे होते हैं। बट एक जो मेन चीज़ ये है कि बच्चा जितनी जल्दी हमारे पास आ जाता है उतनी ही जल्दी वो रिकवर होने के चांसेस उसके ज़्यादा होते हैं। बच्चा जितनी लेट आता है तो रिकवरी चांसेस भी उतने कम होते हैं। चलिए बात करेंगे मैम से। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मैं मिसेज़ हरजीत रेखी हूँ। मैं आशीर्वाद की एक फाउंडर मेंबर हूँ। मैं शुरू से ही इसके साथ जुड़ी हुई हूँ क्योंकि मेरा अपना बेटा भी अफेक्टेड है और अभी रिसेंटली हमने यहाँ पर एक स्टिचिंग यूनिट स्टार्ट किया है। ये किया गया था इसलिए कि हम बेसिकली बच्चों को स्टिचिंग सिखा सके। डीसी मैम आए थे 17 फरवरी को, उन्होंने इसकी प्रॉपर इनॉग्रेशन करी है। और यहाँ पर बेसिकली बच्चे पहले जो डोनेटेड फैब्रिक होता था जैसे बुटीक्स वगैरह से, उससे थैले बना रहे थे ताकि हम प्लास्टिक को हटा सके अपने जीवन से, किसी ना किसी तरह से इनको भी साथ में मदद मिले। अब हमारे बच्चे बहुत अच्छी स्टिचिंग करने लग गए हैं। ये लोग जो प्रोफेशनल मशीन्स हैं उन पे स्टिच कर लेते हैं इंडिविजुअली विदाउट गाइडेंस, और हमारे को डिफरेंट जगह से ऑर्डर आते हैं। ये बच्चे वो वाले ऑर्डर कंप्लीट करके प्रॉपर परफेक्ट प्रोफेशनल टाइप की स्टिचिंग कर सकते हैं। हमने बेकरी का भी यूनिट स्टार्ट किया हुआ है जहाँ पे बच्चे खुद सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए खुद कुछ ना कुछ बेक कर लेते हैं, विदाउट फ्लेम कुकिंग करते हैं, सैंडविचेस वगैरह बनाते हैं और काफ़ी मदद करते हैं हमारी। और एक हम NIOS चलाते हैं, ओपन स्कूल, जिसमें हम ओपन स्कूल के साथ अटैच्ड हैं और बच्चे सेमेस्टर सिस्टम में 3rd, 5th, 10th, 12th के एग्ज़ाम्स दे देते हैं। अगर वो यहाँ पर नहीं कर सकते तो उनको हम एग्ज़ाम्स के लिए BCM में भेजते हैं। BCM में उनके प्रॉपर एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं। अगर वो नहीं लिख सकते तो उनको राइटर प्रोवाइड किया जाता है। मैम, और हम आपसे एक मैसेज चाहते हैं हमारे दर्शकों के लिए। हम चाहते हैं कि इन बच्चों को सोसाइटी में एक्सेप्टेंस मिले ताकि ये भी आगे जाकर अपने आप को किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना समझ सकें। और सोसाइटी में एक एक्सेप्टेंस की कमी है जो कि यहाँ पे स्पेशली इन लुधियाना मेरे को बहुत ज़्यादा लगती है। और हम चाहते हैं कि लोग आएँ और देखें कि ये भी बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं, इनकी डिसेबिलिटी को ना देख के इनकी एबिलिटी की ओर ध्यान दें। चलिए बात करेंगे हम। नमस्कार सर, सबसे पहले तो हम आपका इंट्रोडक्शन चाहते हैं। आई एम डॉक्टर R.S. सोढ़ी। आई एम एन ऑर्थोपेडिक सर्जन विद स्पेशलिटी इन पीडियाट्रिक्स ऑर्थोपेडिक्स, स्पेशली CP सर्जरी में। जी, किस तरह जो है ये इंस्टीट्यूट चल रहा है, जो NGO की तरफ से चलाया जा रहा है, कि कैसी कैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जब स्टूडेंट एंटर करता है यहाँ पे? ये इंस्टीट्यूशन हमने 1999 में शुरू किया था
और उस वक्त पंजाब के अंदर पर्टिकुलरली स्टेट में कोई भी अवेयरनेस नहीं थी सेरिब्रल पल्सी पेशेंट्स के बारे में। ना तो डॉक्टर्स को भी बहुत ज़्यादा इसके बारे में ज्ञान था और ना ही आम पब्लिक के अंदर। यही हाल हमारे जो ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कल है उनका भी यही हाल था कि बहुत ज़्यादा अवेयरनेस इसके बारे में नहीं थी और इसीलिए इन बच्चों की लाइफ जो है वो ख़राब हो रही थी, क्योंकि इनका यही कहा जाता था कि जी ये कुछ नहीं कर सकता। और यहाँ पीडियाट्रिशियन जो छोटे बच्चों के डॉक्टर होते हैं वो इनिशियली कहते हैं जी ये डिलेड है थोड़ा सा, इसके माइलस्टोन हल्के हल्के टाइम के साथ साथ सुधर जाएगा, कुछ इम्प्रूव हो जाएगी। बट ऑब्वियसली ये होता नहीं है और टाइम के साथ ये और ज़्यादा बिगड़ जाता है। तो एक बहुत ज़रूरत थी इन बच्चों की लाइफ को सुधारने के लिए, तब हमने एक ये सेंटर शुरू किया। और ऑब्वियसली जब स्टार्ट किया तो इवन जो फिज़ियोथेरेपिस्ट या स्पेशलिस्ट जो इसके बारे में चाहिए थे वो भी अवेलेबल नहीं थे लुधियाना में। तो सबसे पहले तो हमने एक फिज़ियोथेरेपिस्ट सेलेक्ट करके उसकी स्पेशल ट्रेनिंग करवाई 2 साल तक दिल्ली के अंदर, आदि में, जो कि बहुत बड़ा सेंटर है इसका। जब वो बच्चा प्रिपेयर हो गया, वो लेडी प्रिपेयर हो गई, तब हमने ये 3 बच्चों के साथ हमने ये शुरू किया था और एक फिजियोथेरेपिस्ट के साथ हमने। इनिशियली रेंटेड बिल्डिंग थी, ग्रेजुअली वहाँ से अब आज तक का ये सफ़र है कि हमारा इतनी बड़ी बिल्डिंग है और इतने सारे थेरेपिस्ट और इतने सारे बच्चों की हम सेवा करने का मौका मिल रहा है। कितने साल से यहाँ पे जो है ये काम कर रहे हैं आप? ये तकरीबन 23-24वां साल चल रहा है हमारा। और जैसे मैंने बताया इनिशियली हमने सेरिब्रल पाल्सी बच्चों के लिए शुरू किया था। उसके बाद हमने देखा कि ऑटिज़म के, डाउन सिंड्रोम के और मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ के डिफरेंट बच्चे जो हैं, किसी को लर्निंग डिसेबिलिटी है, किसी को और प्रॉब्लम्स हैं, तो वो भी सफ़र कर रहे हैं। उनके बारे में कोई भी ना तो गवर्नमेंट के पास कोई डेटा था और ना ही कोई फैसिलिटीज़ थी। तो ऑब्वियसली उन बच्चों को भी हमने ग्रेजुअली इसमें इनकॉर्पोरेट किया, उनके भी लिए फैसिलिटीज़ जो है प्रोवाइड करी। यहाँ पे ये मैं बताना चाहूँगा कि सेरिब्रल पाल्सी बच्चों के लिए सर्जरीज़ जो हैं मैंने यहाँ शुरू की पंजाब में। आई वॉज द ओनली सर्जन इनिशियली जिसने ये शुरू किया और हमने गवर्नमेंट के साथ ये मिलकर प्रोजेक्ट किया अंडर SSA। और 2003 में तब से मैं ऑपरेट कर रहा हूँ इन बच्चों को। और ऑब्वियसली जो बच्चे इनिशियली जिनको फिजियोथेरेपी नहीं मिलती और जिनको प्रॉपर ट्रीटमेंट में नहीं मिलता, उनमें डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ और ऐसी डिफॉर्मिटीज़ पैदा हो जाती हैं या जहाँ पर फिजियोथेरेपी देना और आगे जो प्रोग्रेस करवाना मुश्किल हो जाता है। तो उन ब्लॉक्स को हटाने के लिए ऑपरेशन की या सर्जरी की ज़रूरत होती है और वो भी टाइम होता है। अगर उस टाइम पे हम लोग सर्जरी कर लें तो इन बच्चों की लाइफ काफ़ी हद तक सुधर सकती है, बट अगर उससे ज़्यादा लेट हो जाता है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये 2003 में इनिशियली फाइनेंशियल की प्रॉब्लम थी। बहुत सारे बच्चे थे जो पुअर बैकग्राउंड से थे, जो अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे इन सर्जरीज़ को। तो फिर हमने गवर्नमेंट के साथ ये प्रोजेक्ट किया और SSA के साथ, और मैं तकरीबन मेरे ख्याल 6 से 7 हज़ार से ज़्यादा सर्जरीज़ में इन बच्चों की कर चुका हूँ पूरे पंजाब के। और इससे 2 एडवांटेज हुए। एक तो अवेयरनेस बढ़ी इस बीमारी के बारे में, और जब गांव में एक बच्चा जो बिल्कुल बेड पे था और वो चलने लग जाता है तो फिर ऑब्वियसली बाकी बच्चों को जो वैसी बीमारी से सफ़र कर रहे हैं तो उनको लगता है कि हम लोग भी कुछ सुधार सकते हैं। तो ये बेसिकली कंडीशन है, बदर मैं कहूँगा बीमारी भी नहीं है। एक ब्रेन का एक जो डेवलपमेंटल ब्रेन होता है, जो ब्रेन ग्रो कर रहा होता है, उस टाइम के अंदर ब्रेन के कुछ सेल्स में कुछ डैमेज हो जाता है बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीज़न। कुछ जेनेटिक होते हैं, कुछ नॉन जेनेटिक्स होते हैं, और बहुत मेजर रीज़न जो है प्री मैच्योरिटी है, मतलब जन्म से पहले बच्चा जो पैदा हो जाता है या जन्म के आसपास के एरिया में उस बच्चे को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। तो उसमें ऑक्सीजन नहीं मिलने से थोड़ी देर के लिए बच्चा सर्वाइव तो कर जाता है, लेकिन उसके ब्रेन में कुछ न्यूरॉन्स, कुछ सेल्स जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं, जो आपस में तालमेल का काम करते हैं, कोऑर्डिनेशन का। तो जब ये कोऑर्डिनेशन वाले सेंटर डैमेज हो जाते हैं तो ऑब्वियसली उसका इफेक्ट बच्चों की चाल पे, उसकी मूवमेंट के ऊपर, उसके पोस्चर के ऊपर पड़ता है। और वही काम जो हम लोग, एक नॉर्मल बच्चा बड़े इजीली कर ले आता है, उस बच्चे को ये काम करना बहुत मुश्किल होता है। और उसको हमको ग्रेजुअली ट्रेनिंग, रिपीटेड ट्रेनिंग दे दे के ये काम करवाने के लिए ट्रेन करना पड़ता है। बात करेंगे हम जागरूकता को लेकर कि जागरूकता की कमी होती है काफ़ी पेरेंट्स में जो अनएजुकेटेड है। एजुकेटेड पर्सन्स तो जागरूकता लेते ही रहते हैं, मेनली सर्च करते रहते हैं। जो अनएजुकेटेड होते हैं वो तो बच्चे को पागल समझ के घर में ही रखते हैं, चलो खाना खिलाना है, रखना है। तो जागरूकता कैसे आएगी सर पेरेंट्स के अंदर? देखो यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इनिशियली जो ब्रेन जब बच्चा पैदा होता है तो तकरीबन
3 से 6 साल तक वो ब्रेन ग्रो कर रहा होता है, तो उसमें न्यूरॉन्स अभी न्यूरोप्लास्टिसिटी जिसको हम कहते हैं, टर्म यूज़ करते हैं, वो होती है। और अगर उस वक्त प्रॉपर स्टिमुलस दिया जाए तो नए न्यूरॉन्स बन जाते हैं और वो बच्चा ऑलमोस्ट नॉर्मल बच्चे की तरह डेवलप हो सकता है। तो ये चीज़ इनिशियली पहले 3 से 6 साल में है, तो ऑब्वियसली जागरूकता पैदा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो गोल्डन पीरियड के अगर हम यूटिलाइज़ कर लें तो इन बच्चों की लाइफ में फ़र्क पड़ सकता है। अब जागरूकता के लिए कई तरीके हैं। एक तो ये सरकार का मैंने बताया एसएसए के साथ हमने काम किया, तो एसएसए में क्या है कि बहुत सारे बच्चे हैं गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर और आंगनवाड़ीज़ के अंदर, जिनको कि इनिशियली पता ही नहीं है बच्चों को क्या हो रहा, नहीं चल रहा तो घर पे बिठा देते हैं, या अगर वहाँ गांव में किसी डॉक्टर को दिखाया, वो कहता है जी कोई नहीं, हल्के हल्के चल पड़ेगा जी, कुछ साल और लगेंगे, बट वो गोल्डन पीरियड निकल जाता है। तो उससे ऑब्वियसली वो बच्चे का बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। तो एक तो ये है कि इसके थ्रू जो है गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्कूल्स के अंदर या क्लब्स डिफरेंट हैं, हमारे जो लॉयंस क्लब है, रोटरी क्लब्स हैं, डिफरेंट अलग अलग क्लब मंच जो काम कर रहे हैं, उनके थ्रू भी अवेयरनेस ये पैदा की जानी चाहिए। हमने कोशिश भी की है, बहुत सारे कैंप्स हमने रोटरी और लॉयंस के साथ लगाए हैं और वो लोग रेगुलर हमारे सपोर्टर्स हैं। तो इनिशियली अवेयरनेस और डिटेक्शन कैंप्स भी हमने गवर्नमेंट के साथ, जब गवर्नमेंट के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था तब हमने अपने प्रोवाइड किए स्पेशलिस्ट और वो हमने कैंप से लगाए। और उसके बाद अब तो काफ़ी हद तक जो एसएसए के टीचर्स हैं, आईआरटी जो रखे हुए हैं, दे आर वेल अवेयर और लोग काफ़ी काम कर रहे हैं विलेज लेवल पे, रिमोट लेवल पे। सिटी में तो फिर भी चांसेस है कि स्पेशलिस्ट मिल जाते हैं, बट रिमोट एरियाज़ में मुश्किल होता है। तो वहाँ पे आपका मीडिया जो है वो बहुत काम कर सकता है, रेडियो है, टेलीविज़न है, प्रेस है, तो इससे भी अवेयरनेस क्रिएट की जा सकती है ताकि ये बच्चे जितनी जल्दी हो सके हमारे पास आएँ तो इनकी लाइफ हम सुधार सकते हैं। बाकी डिफरेंट स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, या बच्चे जो डिफरेंट काम कर रहे हैं आजकल वॉलंटियर लेवल पे, उन लोगों के थ्रू भी ये स्प्रेड किया जा सकता है। बात करेंगे अभी हम, आपने जिस तरह से बोला कि 20-23 साल हो गए आपको काम करते हुए इस लाइन में, और कितने ब्रांचेस आपने ओपन करे हैं? नहीं, ब्रांचेस नहीं हैं, हम लोग कैंप ज़रूर लगाते हैं। एज सच ब्रांच तो हमारी एक ही है बेसिकली। इसी को हम एक्सटेंड, मतलब पहले एक ही डिसेबिलिटी के लिए था, अब उसके अंदर हमने डिफरेंट यूनिट्स ऐड किए, प्लस अब फिर हमने जो बच्चे हमारे साथ बड़े हो गए, कुछ तो बच्चे जो हम कोशिश करते हैं, हमारा जो इनिशियल फेज़ होता है 3 से 6 साल वाला, तो वो अर्ली फेज़ में जो बच्चे आ जाते हैं वो तो नॉर्मल स्कूल्स में चले जाते हैं। हमारी यही कोशिश रहती है कि बच्चे नॉर्मल एक बार उस लेवल पे आ जाएं कि नॉर्मल स्कूल में कोप कर सके, तो हम उनको वहाँ भेज देते हैं। जो बच्चे लेट हो गए हमारे पास आने में, जो पढ़ लिख नहीं सके, कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत कोप कर सकते हैं, उनको हम ओपन स्कूल के थ्रू एग्ज़ाम दिलवा के 3री का, 5वीं का, 10वीं का इस तरह से एग्ज़ाम दे के कई बच्चे वो भी कॉलेज में चले गए, तो एटलीस्ट अपने लेवल नॉर्मल स्ट्रीम में दाखिल हो गए। कुछ बच्चे हैं जो बहुत लेट हो गए, जो लोग नहीं पढ़ सके, तो उनके लिए हमने वोकेशनल सर्विसेज शुरू की, तो इनके ताकि इनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिले। तो इसमें हमारे डिफरेंट यूनिट्स हैं। एक स्टिचिंग यूनिट हमने जल्दी स्किल यूनिट अभी शुरू किया है, उससे पहले हमने एक बेकरी यूनिट शुरू किया था। इसी तरह एक बच्चे आर्ट एंड क्राफ्ट का है, एक कंप्यूटर्स के लिए है, तो डिफरेंट यूनिट्स हमने तैयार किए। एक हमने कैंटीन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो मिनी सेक्रेटेरिएट है उसमें कई साल चलाई, ऑलमोस्ट 4 साल हमारी वो कैंटीन चली, जिसमें बहुत सारे बच्चों को ट्रेनिंग भी मिली और आगे वोकेशन करने लायक भी हो गए। कुछ ने अपने अपने इनसी खोल लिए हैं अब डिफरेंट अदारे, तो उसका ऑब्वियसली इस तरह से भी उन लोगों का, तो हम लोग उस तरह से डिवाइड मतलब कर रहे हैं बेसिकली टू प्रोवाइड मोर फैसिलिटी रादर देन ओपनिंग अप डिफरेंट ब्रांचेस। बात करेंगे हम टाइमिंग्स की, किस तरह की टाइमिंग्स रहती है बच्चों की, कितने मिनट्स की क्लासेस रहती हैं? उसमें कुछ तो बच्चे हैं जो रोज़ आते हैं, जो डेली आ सकते हैं, लोकल हैं, तो उनमें हम लोग सवेरे तकरीबन 8:30 से 2:30 बजे तक उनके डिफरेंट, क्योंकि 1:1 करवाना होता है, एक्सरसाइज भी और पढ़ाई भी, तो उनके डिफरेंट टाइम टेबल्स बना के उन बच्चों को रोटेट करते हैं डिफरेंट डिवीजन्स के अंदर। इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे हैं जो डेली नहीं आ सकते, जिनके पेरेंट्स काम कर रहे हैं या जिनके लिए दिक्कत है, आउट ऑफ द स्टेशन है, तो उन लोगों के लिए हमने सैटरडेज़ रखे हुए हैं जो होम मैनेजमेंट प्रोग्राम में हैं। तो बच्चे हफ्ते बाद या 15 दिन में जैसे भी फिजिबल होता है तो वो आ जाते हैं, उनको हम लोग उनके पेरेंट्स को टीच कर देते हैं कि आगे आपने कैसे एक्सरसाइज करवानी है, कैसे बच्चे को ट्रेन करना है, और 15 दिन बाद, महीने बाद दोबारा आके हम नेक्स्ट स्टेज हमसे सीख लेते हैं स्टेप, और उस तरह से इन बच्चों को हेल्प करने की कोशिश करते हैं। क्या संदेश आप हमारे दर्शकों को देना चाहते हैं? मैं इसके बारे में, जैसे मैंने पहले ही बताया, एक ही चीज़ बताऊंगा कि अर्ली इंटरवेंशन जो है बहुत ज़रूरी है। जितने अर्ली हम बच्चे के साथ डील कर पाएंगे उतनी ही ज़्यादा उसकी लाइफ को हम नॉर्मल कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी है कि आप जल्दी से जल्दी कोशिश करें, पहले
3 साल में, और 3 से ज़्यादा लेट हो गया तो 6 साल के अंदर अंदर ज़रूर ये थेरेपी शुरू करवाएं, ताकि इन बच्चों की लाइफ जो है नॉर्मल की तरह हो सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए। तो ये थी हमारी आज की रिपोर्ट। ऐसी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं निधि झा, कैमरामैन बल्लू के साथ।